be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस का प्रपोजल रखा था और जब मैंने कल वीडियो भी बनाया था कि कैसे इजराइल इसको रिजेक्ट कर रहा है और आने वाले टाइम पे इंडिया और रशिया इसको ज्वाइन भी नहीं करेंगे, और मैंने साफ साफ कह दिया था कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, बट हाँ, जब से ये पीस प्रपोजल आया है अब इसके ऊपर काफी सवाल खड़े होंगे एंड बहुत ज्यादा केओस और ड्रामा आपको देखने को मिलेगा इसके अराउंड। और वो ड्रामा अब अनफोल्ड हो भी चुका है। अब हुआ क्या कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके काफी सारे क्लोज ऑफिशियल्स हैं, वहां से ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो इनविटेशन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए फ्रांस को भेजा था, शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स हालांकि अभी तक यही कह रही हैं कि वो एक्सेप्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे। और जब यही चीज रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से पूछता है तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं उनके ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा, यानी फ्रांस के ऊपर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा एंड देन ही विल ज्वाइन, बट वी डोंट नीड हिम। इस तरीके से वो बात करते हैं। और अब ये जो धमकियां हैं ये पहले भी दी गई हैं, अभी काफी आप देखेंगे 2-3 हफ्तों से तो डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में काफी सारा ड्रामा और काफी सारा आप कह सकते हो एक डिप्लोमेटिक क्लैश तो आपको देखने को मिल ही रहा है। पहले भी हुआ था, उसके बारे में मैं बात करूंगा, बट अब यहां तक हुआ कि जो एक प्राइवेट डिप्लोमेसी होती है ना, कि आप आपस में जो आपके पास में नंबर्स होते हैं उसके ऊपर आप बात करते हैं, आप अपने आइडियाज शेयर करते हैं, उस प्राइवेट डिप्लोमेसी को भी इन्होंने एक पब्लिक कंटेंट बना दिया जब इन्होंने वो सारे जो व्हाट्सएप के मैसेजेस थे उनको शेयर कर दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म, यानी अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के ऊपर। अब होता यह है कि जिस तरीके से रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें यह था, ट्रंप चाहते थे कि डेवोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हो रही है वहां पे मैं ये प्लान पुट फॉरवर्ड रखूंगा एंड देन मैं ये चाहूंगा कि ये उसी टाइम पे लोगों के द्वारा साइन कर लिया जाए, बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स वहां पे होंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 1 दिन या 2 दिन में प्रपोजल आए और फिर उसके बाद में जो कंट्रीज हैं वो आपके प्रपोजल को पढ़े भी ना, उसकी डिटेल्स को भी ना जाने एंड देन उनको ये भी नहीं पता कि ये प्रपोजल किस तरीके से काम करेगा। आपने ये तो कह दिया है कि अभी ये सीमित है गाजा के लिए, लेकिन उसके बाद में जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कन्फ्लिक्ट्स होंगे हम उनको रिजॉल्व करते हुए आएंगे, लेकिन किस तरीके से आप करेंगे, क्या आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, वोटिंग कैसे होगी, जैसे यूनाइटेड नेशन में होता है, क्या कर सकते हैं, मतलब उस बेसिस पे क्या। और एक ऐसा बोर्ड जहां पे जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी हैं, लेकिन उनका चेयरमैन भी एक कंट्री से आता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, तो सवाल तो खड़े होने ही है। और इसीलिए रिपोर्ट्स ये कहती है कि मैक्रोन ने इसको साफ साफ डिक्लाइन कर दिया और इवन इजराइल ने भी रिजेक्ट किया था, और अब यूरोप की तरफ से भी अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा ड्रामा आपको इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अराउंड देखने को मिलेगा। अब इजराइल ने तो इसलिए रिजेक्ट किया था, हालांकि कल मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिवली मैंने वीडियो बनाया था वो, एंड बहुत अच्छे कमेंट आए थे आपके लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं। तो उस टाइम पे इजराइल ने साफ साफ ये कहा, एक तो हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, दूसरा हमारा कोई भी इजरायली ऑफिशियल इसके अंदर है नहीं, और तीसरा तुर्की और कतर के ऑफिशियल्स हैं जिनके साथ में इजराइल के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इन सारी बातों पे कहा जाता है। हालांकि अभी इजराइल का ये कमेंट आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि हम इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया और हमारे कुछ कंसर्न है, आप बस उनको इग्नोर ना कीजिए, आप उनको एड्रेस कर दीजिए। वहीं पे ट्रंप ने जब कहा कि भैया मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा जो शैंपेन और वाइन्स आती हैं, एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जब वो रिपोर्टर पूछते हैं, हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Did you invite President Putin to join the... Yes, he's one of the people, these are world leaders, and the answer is yes. अब आपने वो वीडियो तो देख लिया होगा जहां पे ये कहते हैं कि ही हैज टू जॉइन इट एंड ऑल, बट बात ये है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास में है उन्होंने क्या ऐसा रीजन दिया जिसकी वजह से वो इनवाइट नहीं कर, मतलब ज्वाइन नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा कि ये प्लान सिर्फ गाजा के लिए नहीं है, अगर ये प्लान सिर्फ गाजा के लिए होता तो हम एक बार के लिए सोच भी लेते, लेकिन गाजा के बाद में जो भी कंफ्लिक्ट आएंगे उसमें भी हम मेंशन होंगे, मतलब उसके अंदर भी हमें इंक्लूड किया जाएगा, तो ये सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी इंटरनेशनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको यूनाइटेड नेशन देखता है, ना कि ऐसी कोई बॉडी। और साफ साफ ये जो प्लान है
वो इसलिए भी इग्नोर किया जा रहा है या फिर इसलिए इनवाइट नहीं किया जा रहा क्योंकि जो रूल्स और स्ट्रक्चर या रेगुलेशन यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं, आप तो साफ साफ उसको इग्नोर करते हुए जा रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी यूनाइटेड नेशन का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको भी काफ़ी बार क्वेश्चन करते हुए आए हैं कि यूनाइटेड नेशन को तो हमने बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जिससे कि जो भी कन्फ्लिक्ट हो उसको रिजॉल्व किया जा सके, पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, बट ऐसा तो होता नहीं है और इसके ऊपर काफ़ी बार यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। बट वहाँ पे कोई एक कंट्री का लीडर नहीं है जो जाके बैठ जाता है और चेयरमैन बनता है। वहां पे आप सेलेक्टिवली, मतलब एक साथ आपके कलेक्टिवली आप एक साथ आते हैं एंड देन आप डिसाइड करते हैं कि हमें किसे बनाना है, दैट इज फाइन। बट अब ये जो फ्रांस है, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन को, राइट। तो इन्होंने कहा कि ये इस तरीके से अगर आप ये प्लान लेके आ रहे हो तो ये तो एक तो कमजोर कर देगा और इसको बाईपास कर देगा। और फ्रांस जो है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और ये यूएन सिस्टम को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। इन्होंने कहा कि यहां पे इंटरनेशनल लॉ फॉलो किया जाता है। तो अब इनडायरेक्टली देखिए आप टारगेट कैसे किया जा रहा है। और इवन सरकास्टिकली, बहुत ही ज्यादा सरकाजम का इस्तेमाल किया है, मैं आगे बताऊंगा आपको। सरकाजम का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया है कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं। ऑल कंट्रीज आर ट्रीटेड इक्वली, डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं। डिस्प्यूट्स आर सॉल्व पीसफुली, डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं। एंड देन नॉट थ्रू पावर, फोर्स एंड वॉर। तो ये पूरा का पूरा जो यूनाइटेड नेशन की खासियत बताई है वो इनडायरेक्टली टारगेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को फ्रांस के द्वारा। और इसीलिए कहा कि फ्रांस अभी जो है लीगल डिटेल्स देख रहा है जो ट्रंप के प्रपोज बोर्ड है विद अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज से भी बात की जा रही है, क्योंकि यूरोपियन जो देश हैं वो ज्यादातर एक साथ बैठ के इन चीजों पर डिस्कशन करते हैं एंड देन उसके बाद में कोई कंक्लूजन तक ये पहुंचते हैं। तो यहां तक इन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किया। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से ग्रीनलैंड पे बात होती है कि ग्रीनलैंड पे रशिया का अटैक हो जाएगा तो ग्रीनलैंड को कब्जा लो, तो ये बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी दिन फायर लगेगी, किसी घर में आग लगेगी, तो ऐसा करते हैं उस टाइम फायर फाइटर्स इंटरवीन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में आग लगी और फायर फाइटर्स आते हैं, उसको बुझाते हैं, उससे पहले ऐसा करते हैं कि घर को ही जला देते हैं, घर को ही खत्म कर देते हैं, आग लगेगी ही नहीं। समझे मेरी बात। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि एक शार्क किसी दिन किसी डाइवर को या लाइफ गार्ड को अटैक करेगी, ऐसा करते हैं पहले ही लाइफ गार्ड को खत्म कर देते हैं, वो शार्क अटैक ही नहीं करेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए थे, आई वाज आल्सो लाफिंग। मान लीजिए किसी दिन कार क्रैश होने वाला है, तो ऐसा कर देते हैं, डैमेज होगा उस दिन, लेकिन ऐसा करते हैं पहले ही हम कार को भिड़ा देते हैं। क्यों डैमेज हो, पहले ही हम आपस में भिड़ा देते हैं, डैमेज कम होगा। तो इनका कहने का मतलब ये था जब सिचुएशन आएगी उससे पहले हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहां पे अटैक होने वाला है, फॉर एग्जांपल जब ग्रीनलैंड की बात आप कर रहे हो तो ठीक है, ग्रीनलैंड पे आप बोल रहे हो कि रशिया का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है, तो अपने आप को हम स्ट्रांग बनाते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि ग्रीनलैंड को कब्जा लो आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यूएस हो या नेटो अलीज हो या यूरोपियन अलाइज हो, ये सारे मिलकर एक साथ ग्रीनलैंड को सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, मिलिट्री वहां पे और मजबूत कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ग्रीनलैंड को कब्जा लेते हैं। तो बात इसीलिए इन्होंने टारगेट किया। और फिर उसके बाद में अभी मैं आपको वो चैट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पहले भी ऐसा हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने, अब मैं इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं कहूंगा ही नहीं, मैं आई विल कॉल हिम मैट ट्रंप, ठीक है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे भी उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहां पे उन्होंने साफ साफ मजाक उड़ाया था फ्रांस का, कि जो इमैनुअल मैक्रोन है उनका। अब इसी तरीके से अब इमैनुअल मैक्रोन भी प्ले कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने यूनाइटेड नेशन का एग्जांपल देखे यूएस को इनडायरेक्टली टारगेट किया, राइट। अब ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, जब वो ग्रीनलैंड की बात करते हैं तब जो एग्जांपल्स दिए वो भी डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया। अब ये बोला था तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा, आई बेग यू डोनाल्ड ट्रंप, हमारे लोगों को मत बताइएगा कि हमने जो ड्रग के प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि अगर आप यूएस में कोई मेडिसिन खरीदने जाओगे या जो वहां पे ड्रग प्राइसेस हैं वो ज्यादा है, लेकिन अगर आप फ्रांस और बाकी अदर रिच कंट्रीज देखोगे तो वहां पे ड्रग प्राइसेस कम है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आप अपने देशों में इन ड्रग प्राइसेस का प्राइस बढ़ाइए, क्योंकि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप तो अपने यहां पे तो बढ़ा नहीं सकते, और ना ही जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं उनको कह सकते हैं कि एक बार के लिए आप कम कर दीजिए, उनका भी वहां पे प्रॉफिट इंटरेस्टेड है। लेकिन अमेरिकन कंज्यूमर को भी बहुत भारी पड़ रहा है, और फ्रांस और बाकी रिच कंट्रीज में जो ड्रग प्राइसेस हैं वो कम है, और अगर वो यूएस के मार्केट में आ भी रही हैं तो लोग इनके प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है यूएस के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन है उनके प्राइसेस कम है एज कंपेयर टू यूएस के अंदर जो ड्रग प्राइसेस या ड्रग बिल बनता है। तो इंस्टेड ऑफ अपने यहाँ पे कम करने से इन्होंने फ्रांस और बाकी कंट्रीज, यानी फ्रांस पे प्रेशर डाला कि आप जो अभी मान लीजिए $10 की अगर कोई मेडिसिन आती है तो आप उस पर $30 लगा दो, सो दैट यहां पे हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये देखे कि अगर फ्रांस में बाकी कंट्रीज में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो यहां पे हम कम कर देते हैं। और
जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा कि मैं ड्रग प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता, मेरे कंज्यूमर्स को हर्ट होगा, तो इन्होंने बोला कि मैं आपके प्रोडक्ट्स पे 25% टैरिफ लगा दूंगा जो प्रोडक्ट फ्रांस से यूएस के अंदर एंटर करते हैं, स्पेशली शैंपेन एंड वाइन एंड व्हाट नॉट। तो फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा आप, और हाँ मैं प्राइसेस बढ़ा दूंगा, आप टैरिफ मत लगाइएगा, हमारे सारे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, आपके मार्केट में हमारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, आई बेग यू, और प्लीज हमारी जनता को ये मत बताइएगा कि मैंने ड्रग प्राइसेस बढ़ा दी हैं। इस तरीके से ये मॉक कर रहे थे, राइट। और अब क्या हुआ है, अब जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मॉक करना शुरू किया है, जो ग्रीनलैंड के ऊपर बात हो रही है, जो आप गाजा बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बात कर रहे हो, और इवन ट्रम्प ने यह बताया कि मैंने मार्क रूट जो है उनसे बात करी, जो नेटो के सेक्रेटरी हैं, और मैं चाहता हूं कि ग्रीनलैंड की समिट करवाई जाए, और इवन यहां तक इन्होंने मैक्रोन के टेक्स्ट को भी लीक कर दिया था। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यह कहा कि मैंने अभी रात को ही नेटो के जो चीफ है मार्क रूट उनसे बात करी है, और हम एग्री हुए हैं कि हम डेवोस में एक मीटिंग करेंगे विद की प्लेयर्स ऑन ग्रीनलैंड। एंड उन्होंने साथ साथ एक मैप भी शेयर किया वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। जैसे आपको पता है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, अगर आप अर्थ को बांटोगे तो ये जैसे आप ये नॉर्थ वाला पार्ट बोलते हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इन्होंने कनाडा और वेनेजुला को अमेरिकन बताया, और इवन ये एंग्री थे ब्रिटेन के साथ में भी, जिस तरीके से इन्होंने जो शैगोस आइलैंड है या डियोगो गार्सिया आइलैंड है वो मॉरिशस को दे दिया था। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि वहां पे हमारा एक मिलिट्री बेस हुआ करता था और मैं ब्रिटेन से बहुत एंग्री हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यहां तक नहीं, उन्होंने मैक्रोन के प्राइवेट मैसेजेस को डिक्लेयर कर दिया, दिखा दिया। डोनाल्ड जे ट्रम्प ने नोट फ्रॉम प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑफ फ्रांस, तो इन्होंने मैसेज भेजा फ्रॉम प्रेसिडेंट मैक्रोन टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, माय फ्रेंड वी आर टोटली इन लाइन ऑफ सीरिया, जो आपकी सीरिया को लेकर पॉलिसी है वी आर ऑनलाइन, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान, आपकी जो ईरान के ऊपर बात हो रही है हम भी अलाइंड है। मतलब यहां पे वो एक सिग्नलिंग दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी सारी पॉलिसीज खराब हैं या फिर हम आपके साथ में अलाइन नहीं करते हैं, हम अलाइन कर रहे हैं, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड के ऊपर क्या कर रहे हो। तो ऐसा करते हैं, चीज काम करते हैं कि मैं एक G7 मीटिंग बुलाता हूं आफ्टर डेवोस, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट है पेरिस के अंदर, ऑन थर्सडे आफ्टरनून। मैं यूक्रेनियंस को, दानिश को, सीरियंस को, रशियंस को यहां पे बुला सकता हूं, अपन यहां मीटिंग कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद में हम डिनर करते हैं पेरिस में, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं यूएस से जाने से पहले। अब ये होती है प्राइवेट डिप्लोमेसी, जहां पे दो लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंशियल चैट चल रही है जहां पे डिस्कशन चल रहा है कि कौन सी पॉलिसीज के साथ अब अलाइन करते हैं, कौन सी पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं करते। अब यहां पे आपने क्या किया, आपने सीरिया के ऊपर बात करी, आपने ईरान के ऊपर बात करी कि यूएस जो सोच रहा है। अब आप मान लीजिए इसका रेपरकशन कितना है। अब ये कोई ईरानियन जो सुप्रीम लीडर है वो पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रांस उसका एंटी हो जाएगा, मतलब फ्रांस का एंटी हो जाएगा और फ्रांस उसका एंटी हो जाएगा। ये सारी चीजें इन्होंने सोची नहीं, इन्होंने बस पब्लिक कंटेंट बना दिया कि हाँ इट्स अ नॉर्मल टॉक ओनली। तो जहां पे फ्रांस साफ साफ बोल रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, कनाडा ये बोल रहा है कि हम ज्वाइन तो कर सकते हैं बट जो ये मेंबरशिप फी है ना, परमानेंट मेंबरशिप फी, हम वो नहीं देंगे। अब यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नेदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, अब यही है जो फ्रांस फॉलो कर रहा है, वही ये ब्लॉक फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जहां पे कीर स्टारमर ने साफ साफ डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया इस प्लान को सपोर्ट करने से, वहीं पे कार्नी बोलते हैं कि मैं फीस नहीं दूंगा, जो कनाडा के पीएम है। और यूरोप अभी अभी थोड़ा टाइम के साथ खेल रहा है कि क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है। और जो ट्रंप ने पुतिन को इन्विटेशन भेजा था, अब हालांकि पुतिन ने साफ साफ ये कह दिया है, मतलब जो कंफर्मेशन ये आई है कि अब हम चाहते हैं कि इसमें डिटेल्स क्या है, मतलब हम यूएस प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। मैंने कहा था ना इसी तरीके का आएगा स्टेटमेंट, मैंने कल भी कहा था इंडिया और रशिया इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा कि क्यों इंडिया अगर इसको ज्वाइन करता है सो इट विल बी वेरी हार्मफुल। कल मैंने कह दिया था, बहुत सारे रीजंस उस टाइम पे भी दिए थे, लेकिन क्यों इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात बताइए कि इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के चेयरमैन प्रेसिडेंट बैठे हैं ऊपर और फिर उसके नीचे आपके रशिया, चाइना, इंडिया बैठे होंगे, एक तो आप इक्वल पार्टनर नहीं हो, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। दूसरे, अब आप अपने टर्म्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना और ताइवान का इशू है और आपने फेवर में दे दिया ताइवान को, तो चाइना क्या करेगा? फिर रशिया और यूक्रेन का इशू है, अभी तो मान लीजिए आप रशिया की तरफ टिल्ट कर रहे हो, आपने यूक्रेन की तरफ दे दिया तो क्या करेगा? अब इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान के बजाय आपने पाकिस्तान को ज्यादा फेवरेटिज्म से दे दिया, कश्मीर के इशू पे आपने पाकिस्तान का फेवर ले दिया, तो फिर कौन करेगा? और फिर ह्यूमिलेशन हमारा भी होगा, रेपुटेशन हमारी भी डैमेज होगी। बट एट द एंड जो इश्यूज हैं, जो बायलैटरल इश्यूज सॉल्व होने चाहिए, आपने क्या किया? आप सॉल्व कर दोगे। इसीलिए सब यही बोलेंगे, वी आर गोइंग थ्रू द डिटेल्स, वी आर लुकिंग इन द लार्जर डिटेल्स, वी विल टॉक टू यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, क्योंकि डायरेक्टली उनको अगर किसी ने कमेंट दिया तो देन अगेन ये जो टैरिफ का थ्रेट है ये आप पे भी लग जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी आपको खेलनी पड़ेगी। तो इन्होंने साफ साफ यही कहा कि हम अभी देख रहे हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात आयरनी देखिए कि यूक्रेन के पीछे एक रीजन है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने वाला था, इसलिए रशिया ने इन्वेड किया, लेकिन एग्रेसर तो रशिया ही था और उसको आप बोर्ड ऑफ पीस में बुला रहे हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं।
और फिर इंडिया भी अभी आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, हालांकि मैंने कल बता दिया था और इवन मैं बता रहा हूं, अब तो देखो रिसर्च होगी, अब तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी लिखेंगे, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव था, जिस तरीके से मैं सोच पा रहा था, मैंने आपको जवाब भी दिए कि इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा, उसके पीछे रीजन क्या थे मैंने वो भी बताया। तो अभी इंडिया भी रश नहीं कर रहा है, इंडिया भी अभी इस पर अपना पूरा सोच विचार कर रहा है। जहां कल कहा जा रहा था कि चाइना को अभी तक इन्विटेशन नहीं मिला है, चाइना को भी इन्विटेशन भेजा जा चुका है, अभी आधे एक घंटे पहले ही इन्विटेशन भेजा गया है, जो कि अभी आर्टिकल्स में कवर किया जा रहा है। बट बात यहां पे ये है, यूरोप को ये लग रहा है कि ये यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करने का तरीका है, इसलिए शायद यूरोप इसको एंडोर्स नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड बात यहां पे ये है कि ये सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करेगा और वहां पे किसी ना किसी कंट्री के इंटरेस्ट हर्ट होंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल इश्यूज को सॉल्व करने के चक्कर में अपने टर्म्स पे ये जब चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली बात है किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो 1999 के अंदर आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है तो 24,999 में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।